वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कंबशन एंड फ्लेम स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर नंबर 6 मैंने पहले पढ़ा दिया था, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी, इस वजह से चैप्टर नंबर 6 मैंने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 5 तो अभी 4th बाकी है, मुझे पता है। 4th मैं तभी पढ़ाऊँगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लासेस स्टार्ट होने के बाद ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 4th चैप्टर आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर कौन सा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद आपका कौन सा चैप्टर है? सेल थ्योरी वाला चैप्टर है। फिर उसके बाद आपके रिप्रोडक्शन वाला है, सेल थ्योरी वाला चैप्टर, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, मोशन एंड टाइम वाला चैप्टर और लाइट वाला चैप्टर। ये 4 चैप्टर आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। ये बाकी चैप्टर्स मैं अभी आपके कवर अप कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास के एटमॉस्फेयर के में ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए, इंट्रोडक्शन कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी। कंबशन का मतलब क्या होता है कि उसका किसी भी कंबस्टाइल सब्सटेंस, मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जो जले और हमें उससे क्या मिले, एनर्जी मिले, ठीक है। तो उस ऐसे सब्सटेंस का कंबशन मतलब जलना ही क्या है, कंबशन कहलाता है। अब देखो, द सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये तो अच्छी तरीके से पता है। रिन्यूएबल सोर्सेज देखिए यहाँ पर हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, टाइडल पावर और ये क्या दिया गया, विंड पावर। नॉन रिन्यूएबल में क्या, पेट्रोल, कोल, एलपीजी और यूरेनियम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि बाई द रिन्यूएबल सोर्सेज आर also called as the non-conventional sources of energy and non-renewable sources are called conventional sources of energy, ठीक है। The classification is chiefly based on their uses, whether an energy source can be reused or not, ठीक है। इफ एंड भाई देखो, रिन्यूएबल को क्या है, हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक, बना सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल का प्रोसेस बनने का बहुत ही धीमे है भाई। अगर एक बार कंजप्शन करके ख़त्म कर दिया तो वो हमें हज़ारों सालों बाद मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इफ एन एनर्जी सोर्स इज रीयूजेबल, एग्जांपल वाटर, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा, द साउंड इज कॉल्ड, इसका क्या है भाई, ये क्या है, द सोर्स इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इफ एन एनर्जी सोर्स इज एन रीयूजेबल लाइक नेचुरल गैस, कोल, डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, इट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। अब देखो क्या है, the fuels like wood, charcoal and other agricultural waste used in the production of biogas lie at the borderline between conventional and नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब जैसे कि वुड ऐसे बताया गया, जैसे वुड हो गया, वुड चारकोल हो गया और अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो बायोगैस बनाने में यूज़ किए जाते हैं, वो कहाँ पे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बीच में लाई करते हैं। वी नो दैट इट टेक्स ईयर्स ऑफ फॉर ट्री टू ग्रो। हमें पता है कि बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। देयरफॉर इफ द कंजप्शन ऑफ वुड एक्सीड्स इट्स प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ न्यूली ग्रोन ट्रीज, वुड बिकम्स कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम भाई इसका कंजप्शन और तेज़ी से करने लगेंगे, ज़्यादा तेज़ी से जब इसका कंजप्शन करने लगेंगे, तो ये भाई प्रोडक्शन, भाई टाइम लगता है इनके प्रोडक्शन होने में, तो क्या होगा कि इनके प्रोडक्शन होने में जो टाइम लग रहा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अभी नॉन कन्वेंशनल में, अब किस में पहुंच जाएंगे, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में पहुंच जाएंगे। इफ़ द कंजम्पशन इज बैलेंस विद द प्रोडक्शन, अगर कंजम्पशन हमारा बैलेंस है प्रोडक्शन के साथ में, इट कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन कन्वेंशनल। ये हमें क्या बताएगा, ये नॉन कन्वेंशनल में कंसिडर्ड हो जाएगा, हमने अभी बताया आपको। Hence such fuels have been placed on the borderline between the 2 types of fuel depending on the rate of their consumption with respect to their production। भाई देखो, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है, जो फ्यूल्स हैं वो उनके 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि 2 पार्ट में क्यों आते हैं, क्योंकि उनके रेट ऑफ कंजप्शन और उनके प्रोडक्शन के आधार पर ही होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन industrialization on a lot of stress is being laid put on the conventional and natural source energy as some of them are almost on the verge of getting exhausted। कुछ ऐसे पॉपुलेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं। अब कंबशन देखते हैं। कंबशन क्या, एनी मटेरियल दैट प्रोवाइड्स हीट एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल, बट फॉर अ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी, लेकिन भाई देखो, हर एक मटेरियल क्या है जो एनर्जी प्रोवाइड करे वो फ्यूल कहलाता है, लेकिन अब फ्यूल क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ इसेंशियल दैट इट शुड बर्न, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये
बर्न करना चाहिए। द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन की डेफिनेशन दी गई है क्या? द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। भाई देखो क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है किसके फॉर्म में? हीट और लाइट के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। ड्यूरिंग कंबशन अ फ्यूल में बर्न कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर। भाई ऑक्सीजनेटेड एयर, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अगली क्लास जब इसकी होगी इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ऑक्सीजनेटेड एयर क्या है? भाई जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक कि वो जलेगा नहीं, पूरी तरीके से बर्न ही नहीं होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना कंपलसरी है। इन अदर वर्ड्स कंबशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। क्या है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। हाउ एवर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट मस्ट फॉर ऑक्सीडेशन टू अकर। फिर भी कहा जाता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन होने के लिए। ठीक है। It is seen that elements like magnesium also burn in an atmosphere of nitrogen or chlorine to form magnesium nitride or magnesium chloride respectively. Thus combustion requires the presence of a combustible substance. क्या 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 जरूरत होती है कंबशन के लिए? कंबस्टाइल सब्सटेंस जो जल सके। अ सपोर्टर ऑफ कंबशन दैट ऑक्सीजन एंड द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। अभी ये चीज़ पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। टाइप्स ऑफ कंबशन 4 तरीके के होते हैं। पहला स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबशन इज द कंबशन दैट अकर्स एट द रूम टेम्परेचर ऑन इट्स ओन, द सब्सटेंस हैविंग एन इग्निशन टेम्परेचर लेस देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्या कह रहा है? ऐसा कंबशन जो भैया रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही बर्न कर जाए सब्सटेंस, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका इग्निशन टेम्परेचर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम हो। ठीक है, कम हो तो वो क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल येलो फास्फोरस हैज़ अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। इनका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है। As soon as it comes in the contact with air, it catches fire. Therefore, it is keep in water. इसके अलावा भी इसका एक एग्जांपल है सोडियम। ठीक है। रैपिड कंबशन, इट इज़ द कंबशन दैट अकर्स रैपिडली इवॉल्विंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये भी एक प्रकार से रैपिडली है, लेकिन इसको क्या है? उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हमें पहुंचाना पड़ता है। तीसरा क्या है? एक्सप्लोजन। इट इज़ द टाइप ऑफ कंबशन दैट अकर्स एक्सट्रीमली रैपिड रेट विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, बहुत तेज़ी से होता है। एंड लाउड साउंड। द क्रैकर्स दैट यू बर्न ऑन दिवाली एंड द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लोजन। द हाइड्रोजन गैस वेर बर्न इज आल्सो एक्सप्लोसिव इन नेचर। जब हाइड्रोजन गैस बर्न करती है तो फिर वो भी एक्सप्लोसिव होती है। दोज मटेरियल्स दैट कैन बर्न इजीली आर कॉल्ड कंबस्टाइल मटेरियल। कोल, वुड एक्सेट्रा, दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। अभी इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ाएंगे। है क्या? इसमें दिया नहीं गया, लेकिन हम आपको अलग से एक नोट्स इसका प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए स्लो कंबशन क्या है? जिनका भैया बहुत ही स्लो रेट है। कंबशन रिएक्शन इन विच नो लाइट इज प्रोड्यूस एंड द टेम्परेचर the substance remains and the temperature of the substance remains almost unchanged is called slow combustion. Rusting of iron, digestion of food are oxidation reaction that may classified as slow combustion. In both these reaction combustion occurs without the substance catching fire. भाई इसमें क्या है? कंबशन हो रहा है लेकिन आग नहीं पकड़ रही है। ठीक है। आप देखो यहाँ तक आज रखते हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, इतनी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब मिलेंगे तो इसके बाद हम लोग इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेम का जो आपका एक बाकायदा रियल उसमें दिखाएंगे कि इसमें होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास। ओके, थैंक यू। क्लास देखने के बाद आप लोग जो आपका जिन लोगों ने वर्क नहीं भेजा है वो वर्क सेंड करेंगे अभी तुरंत।